सभी को जोहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BBMKU सेमेस्टर 5 सेशन 2023 का DSE-1 फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया का यूनिट 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, यानी कि वो कौन से तत्व है जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारण करते हैं, तय करते हैं। तो निर्धारक तत्व हम किसे कह सकते हैं? जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से विदेश नीति का निर्धारक तत्व कहा जाता है। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है राष्ट्रीय हित। कोई भी देश विदेश नीति का निर्माण किस प्रकार करता है? अपना राष्ट्रीय हित देखते हुए, अपना स्वार्थ देखते हुए। कोई भी अगर नियम हम बनाते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई का रूटीन तैयार करते हैं, अगर उस रूटीन को बनाने के बाद अगर हमें नुकसान हो तो क्या हम उस रूटीन को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। और हम चाहेंगे कि वैसा रूटीन हो मेरा, यानी कि विदेश नीति में वैसा कानून हो जो मुझे फ़ायदा पहुंचाए। तो राष्ट्रीय हित को देखते हुए ही हम विदेश नीति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बात साफ है कि जो राष्ट्रीय हित है यह तय करता है विदेश नीति को। सिर्फ यही नहीं, और भी तत्व है, पर ये इस पर भी निर्भर करता है। दूसरा है राष्ट्र की प्रतिष्ठा एवं आदर्श। कोई भी देश जो है सो अपना सम्मान और अपना आइडियोलॉजी फॉलो करता है, वह अपना सम्मान जो है, उसका प्रतिष्ठा जो पद है, जो विश्व में उसका जो सम्मान है वह बनाए रखना चाहता है। दूसरा कि उसका जो आइडियोलॉजी है वह उसे फॉलो करता है। जैसे कि कोई भी देश जो शांति प्रिय है वह प्रथम युद्ध नहीं करना चाहता, और दूसरा जो तरह का देश होते हैं जो उग्र होते हैं, वे प्रथम युद्ध से ही शुरुआत करना चाहते हैं। कोई भी समस्या का हल वह युद्ध द्वारा ही करना चाहते हैं। तो वैसे ही दो तरह के देश हैं, एक शांति, दूसरे उग्र। जो शांति प्रिय देश है वह शांति द्वारा हल करना चाहते हैं किसी समस्या को। दूसरे जो उग्र होते हैं वे सिर्फ युद्ध द्वारा ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा मानते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक विकास तथा विरासत या सांस्कृतिक विरासत तथा विकास। प्रत्येक देश की अपनी सांस्कृतिक विरासत और अलग पहचान होती है। प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखना चाहता है। ये सांस्कृतिक आदर्श और सामाजिक मूल्य विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। एक राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण करने वाले नेता राष्ट्रीय हितों को बनाए तथा इनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया के दौरान सदैव अपनी संस्कृति, संबंधों, ऐतिहासिक परंपराओं तथा अनुभवों द्वारा निर्देशित होता है। लोगों की दृढ़ सांस्कृतिक एकता उनके लिए शक्ति का साधन होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी के दौरान राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्यता को मौलिक रूप से प्रभावित करती है। चौथा है जनमत। किसी भी देश की सरकार अपनी जनता की रुचि या जनमत के विरुद्ध विदेश नीति नहीं अपना सकती, क्योंकि अगर जनता के विरुद्ध ही वह जाएगी तो दोबारा वह सरकार में नहीं आ सकेगी। यदि वह ऐसा करती है तो उसे अपने ही देश में जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रजातांत्रिक अपने देश के जनमत के साथ विश्व जनमत को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पांचवा है भौगोलिक स्थिति। किसी देश की विदेश नीति भौगोलिक परिस्थितियों से निश्चित होती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। किसी देश की भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य प्रमुख रूप से देश की विस्तार, स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी, जलवायु तथा स्थिति से होती है।
ये तत्व राष्ट्र के लोगों की आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमताओं दोनों का निर्धारण करते हैं। छठा है सैनिक शक्ति। आधुनिक युग में विश्व के राष्ट्रों में सशक्तिकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र बनने की जो महत्वाकांक्षा है वह महत्वाकांक्षा है। आज अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस विश्व आदि शक्ति जो है सो विश्व शक्ति कहलाती है। भारत और पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए हैं। किसी भी देश की विदेश नीति अपनी सैनिक क्षमता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, क्योंकि जब किसी देश के पास सैन्य क्षमता अधिक है और वह लड़ने में सक्षम है अपने विरोधी के साथ, तो वह युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरा देश जिसके पास सैन्य क्षमता कम है अपने विरोधी से, तो वह युद्ध करने से बचना चाहेगा। सातवां है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रभावशाली भूमिका निभाती है। जिस देश में प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में हो, तो वह देश धनी देश होता है और अमेरिका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आठवां है औद्योगिक स्रोत यानी कि टेक्नोलॉजी। आज उद्योग बढ़ रहा है और क्या है कि उत्पादन यानी कि आयात और निर्यात। जिस देश से आयात करता है सामानों को मंगवाता है, तो वह देश जिस देश से आयात कर रहा है उस देश के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। इससे उस देश पर संकट आ सकता है। और जैसे कि जो उद्योग है, बहुत सारे उद्योग अन्य देशों के होते हैं जो उस देश में लगाए जाते हैं। ऐसे में दोनों देश के जो बीच की संबंध है वो विदेश नीति जो है सो जो देश जिस देश पर निर्भर है उसके प्रति उस देश का जो नीति होगा वह उदारवादी होगा और वह देश कभी भी उस देश के विरुद्ध नहीं जा सकेगा। जैसे कि आज विश्व में लगभग सभी देशों में चाइना हो गया और अमेरिका और रसिया, इन देशों का सामान जाता है। तो इस कारण से इन देशों के विरुद्ध कोई भी देश जल्दी से खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उस देश के जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और वह देश जो विकासशील है वह गरीब देशों की जो है सो संख्या में या फिर उस लाइन में आ जाएगा। दूसरा जो बात है औद्योगिक स्रोत में वह है टेक्नोलॉजी। आज जितने भी विकसित देश हैं वे क्या करते हैं कि जो विकासशील देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। इस कारण से किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो औद्योगिक स्रोत पर भी निर्भर करती है। नौवां है भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति। आज जो विदेश नीति है हम अभी भी देखते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनका दूसरे देशों के साथ नहीं बनता है। जैसे कि अरब देशों का इजराइल के साथ नहीं बनता है, यानी कि उनका जो है सो मेल जोल नहीं होता है। और अगर हम देखें धर्म के आधार पर, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वह धर्म के आधार पर ही हुआ था। ऐसे ही अन्य देशों में जो है सो अभी क्या है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ऐसे ही धर्म के आधार पर जो है सो कई देश बटे हुए हैं। उसके बाद जाति, संस्कृति और धर्म, इन सब के आधार पर कई देशों में मतभेद होते रहते हैं। जैसे कि रंग भेद के आधार पर देखें तो अमेरिका में जो गोरे काले का विवाद चल रहा था। नस्ल के आधार पर देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन दोनों के बीच में मतभेद हैं। तो ऐसे ही भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर भी दो देशों के मध्य में मतभेद होते रहते हैं और अभी है भी।
10वां है विश्व संगठन। जब आप एक स्वतंत्र देश हैं तब तक आप अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण कर सकते हैं, पर जब आप किसी संगठन से जुड़ते हैं, उसी प्रकार एक देश जब विश्व संगठन से जुड़ता है तो उसके जो कुछ नियम हैं और उसके जो एथिक्स है ना, जो नैतिकता है, तो उसे हमें मानना पड़ता है। इस कारण से हम जो ऐसे कुछ नियमों से बंध जाते हैं और संपूर्ण स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जो नियम विश्व संगठन के एग्रीमेंट जो हम सिग्नेचर उस संगठन से जुड़ने के लिए जो हम सहमति देते हैं, तो उस सहमति के कारण हमें उसके जो नियम हैं, उसके बताए जो नैतिकता के विचार हैं, वो हमें मानने पड़ते हैं, वरना उस संगठन में शामिल जो देश हैं वो हमारे विरुद्ध हो सकते हैं। इस कारण से हमें संगठन से जुड़ने के बाद हमें कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है या हम मर्यादित हो जाते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। मर्यादित हो जाते हैं पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। 11वां है कूटनीति। कूटनीति समझिए कि ये बुद्धि का प्रयोग है। मान लीजिए कि किसी देश से आप युद्ध किए बिना ही जीत जाते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति से आप कुछ कहे बिना ही उससे अपना काम करवा लेते हैं, और आप जो चाहते हैं या आप जो सुनना चाहते हैं वह किसी को बताए बिना ही उससे वह बात बुलवा लेना, इस नीति को कूटनीति कहते हैं। 12वां है विचारधारा। प्रत्येक देश का अपना आइडियोलॉजी होता है, पर वह क्या हमेशा उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को मानता है? नहीं। समय के साथ जैसा है वो उस विचारधारा में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि भारत कभी भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, पर क्या करें, मजबूरी में पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ और कई झड़प हुए। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम शांति प्रिय हैं, पर कोई अगर बखेड़ा खड़ा करे तो फिर हमें अपने नीति में, विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ता है। नहीं तो हमें पता है कि राजनीति में कोई अपना, कोई पराया नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है। और 13वां है नेताओं का व्यक्तित्व। किसी भी राष्ट्र का जो नेता होता है उस पर बहुत सारी बातें निर्भर करता है। विचारधाराएं, नीति और ये सभी तो वही होते हैं, पर उसे लागू करना, उसे जो प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, उसे लागू करना, उसे बतलाना, उसे विस्तारित करना, उसे जनता तक पहुंचाना और सही तरीके से उसे मान्य करना, ये व्यक्तित्व की बात होती है, एक पर्सनालिटी की बात होती है जो नेता के अंदर होना चाहिए। और जैसे कि जब 1964 में जो विदेश नीति आई थी, उसे पंडित जवाहरलाल या फिर नेहरू जो है सो विदेश नीति कहा जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी तत्व पढ़े, ये सभी विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। यह संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, साथ मिलकर कार्य करते हैं। कोई अकेले विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकता। विदेश नीति को प्रभावित करते हैं इन तत्वों में कोई भी अकेला तत्व विदेश नीति का स्वतंत्र निर्धारण तत्व नहीं है। इसलिए विदेश नीति के स्वरूप को समझने के लिए इनका इकट्ठा ही अध्ययन किया जाना चाहिए। हम अलग अलग अध्ययन करके विदेश नीति को नहीं समझ सकते, इसलिए इनको इकट्ठा करके समझना ही विदेश नीति के निर्धारक तत्व को हम सही अर्थ में समझ सकते हैं।